आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम लोग इतिहास के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए ये जो यंग इटली है ये गुप्त संगठन है और इसका जो स्थापना किया है, ये जो यंग इटली सोसाइटी है इसका जो स्थापना किया है कौन क्या है, तो मेजिनी। देखिए यहाँ पर मेजिनी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर मेसिनी लिखा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। मतलब इसका पूरा नाम है जेउसेपे मेतिसिनी। तो जेउसेपे मेतिसिनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था बच्चों, तो 1919 ईस्वी को। आप याद रखिएगा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919। देखिए जब मैंने आपको भारत का राष्ट्रवाद बताया था तो वहां पर मैंने आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। तो आपको अभी इतना ही याद रखना कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था, तो 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई। ठीक है, ये जो औद्योगिक क्रांति है सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी, तो ये हुआ था हमारा इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। मतलब जो आर्थिक महामंदी है इसकी शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी से। ठीक है, कब से, तो 1929 ईस्वी से। और इस जो आर्थिक महामंदी है इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। देखिए मतलब 1929 में इसका शुरुआत हुआ और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि 1929 ईस्वी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की। जो महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने जब दांडी यात्रा किया था तो कितने सदस्यों के साथ किया था, तो इसका सही आंसर है 78। ठीक है, 78 सदस्य। देखिए कहीं कहीं मतलब मैंने की देखा, जब नेट में मैंने सर्च किया तो कहीं कहीं आपको 80 भी मिल सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है क्या है, 78 सदस्य है। तो आप लिखिएगा 78 मेंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इटली का जो एकीकरण हुआ था ये हुआ था 1871 ईस्वी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इटली का जो ये एकीकरण है इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बताया था कि इटली का एकीकरण जो हुआ था किस प्रकार से हुआ था, इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अगर इसका कंप्लीट वीडियो चाहते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या है, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है और यहाँ पर हमें भरना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी, यहाँ पर खाली स्थान है, ने की, किन्होंने किया था, ड्यूक मेटरनिक ने या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो देखिए बच्चों ये जो है वियना सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी किसने की थी, तो ड्यूक मेटरनिक। आपको क्या भर देना है यहाँ पर, ड्यूक मेटरनिक। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको बच्चा बच्चा जानता है, इसको बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ पर खाली स्थान है, को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं, एकदम छोटा जब छोटे रहते हैं तभी से ये वाला पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। क्लियर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। तो देखिए यहाँ से हमारा जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से खत्म हो जाता है, अभी हमारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रक्त और लोह की नीति से आप क्या समझते हैं। मतलब ये रक्त और लोह की नीति क्या है इसको आपको बताना है। तो रक्त और लोहा सन 1862 में जर्मन नेता बिस्मार्क द्वारा दिए गए एक भाषण का शीर्षक था। मतलब जो जर्मन नेता जो बिस्मार्क जी जो थे उन्होंने एक भाषण में मतलब भाषण दिया था। मतलब उस भाषण का जो शीर्षक था क्या था, रक्त और लोहा था। ठीक है, जो आगे चलकर एक नारा बन गया। और आगे चलकर क्या हुआ, यह एक नारा बन गया। जर्मन में इसका मूल रूप ब्लूट उंड आइजन। देखिए जो जर्मन में इसका जो मेन मतलब क्या होता है, इसका मूल रूप किसका है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लूट उंड आइजन। ठीक है, आइजन था जिसका अंग्रेजी में अनुवादित रूप ब्लड एंड आयरन है। और अगर इसको अगर हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, ब्लड एंड आयरन, यानी कि रक्त और लोह। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त और लोह की नीति कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर कि बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ था। तो बहिष्कार आंदोलन का अर्थ देखिए क्या है, 20 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। 20 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ
भारत में जो आंदोलन हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। बात समझ में आया कि 20 अगस्त 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारत जो थे इस निर्णय के खिलाफ थे, तो उस टाइम जो आंदोलन हुआ था उसी को हम लोग बहिष्कार आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। देखिए एक्चुअल में जो बहिष्कार का मतलब होता है कि बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, मतलब उससे हम लोग कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे और उससे हम लोग नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। उसकी चीजों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना, मतलब उसका जो भी चीज होगा, जो भी सामान होगा, उसको हम लोग नहीं खरीदेंगे और नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये था बहिष्कार आंदोलन का अर्थ। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। मतलब जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुआ था वहां पर महिलाओं की क्या भूमिका थी, यही चीज को आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रवादी संघर्ष है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। महिलाओं ने भी क्या किया, अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, अखबार भी शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। राजनीतिक जहां पर भी राजनीतिक बैठक होता था वहां जाता था, जहां पर राजनीतिक प्रदर्शन होता था वहां जाता था, उसमें भाग लेता था। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। इतना सब करने के बावजूद मतलब वहां के जो नेता थे, वहां के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, जो महिलाएं हैं ना, इनको असेंबली के चुनाव के जो मताधिकार है उससे वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। मतलब जब फ्रैंकफर्ट संसद है, जब वहां पर एक सभा आयोजित हुआ था तो वहां पर महिलाओं को मतलब कोई पोस्ट नहीं दिया गया, बल्कि जो दर्शक दीर्घा है ना वहां पर उसे खड़े होने दिया गया। मतलब केवल मतलब उसको दर्शक के रूप में देखा गया। समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया और नारी रूपक को प्रस्तुत किया और इस प्रकार जर्मेनिया, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा, जर्मेनिया को जर्मन देश का नारी रूपक बनाया गया और मारियान को फ्रांस का नारी रूपक बनाया गया। क्लियर है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा इस क्वेश्चन का देखिए अथवा में और एक यहाँ पर क्वेश्चन है, या तो आपको वो क्वेश्चन मतलब लिखना है या फिर ये क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। क्या है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या करें। देखिए इस क्वेश्चन को आपको कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे, व्याख्या करें। तब भी आपको यही आंसर लिखना है। स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन आए फिर भी आपको यही लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्पिनिंग जेनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पिनिंग जेनी क्या है, तो स्पिनिंग जेनी एक सूत कताई मशीन है, मतलब जो सूत को काटता है, ठीक है। इसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। और इसका आविष्कार किन्होंने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कब किया था, 1764 ईस्वी को किया था, ठीक है। स्पिनिंग जेनी मशीन के इस्तेमाल का बहुत सारे मजदूर विरोध कर रहे थे, क्योंकि देखिए क्यों विरोध कर रहे थे इस चीज को अब समझते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी काम को 10 आदमी 10 दिन में करे, वही काम को कोई मशीन घंटों या मिनटों में कर देती है तथा इसमें कम लोगों की आवश्यकता होती है। बात समझ में आया। पहला बात क्या है कि कोई भी आदमी कोई काम को, देखिए 10 आदमी मान के चलिए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो उसी काम को कोई अगर मशीन आएगा तो उसको घंटों या मिनटों में कर देगा और आदमी की भी आवश्यकता कम होगी। तो ये हुआ एक कारण। इसी तरह ब्रिटेन में महिलाएं उन उद्योगों में काम करते थे, जैसे ही वहाँ स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई सारी महिलाओं का काम छूट गया और वे बेरोजगार हो गए। बात समझ में आया। मतलब जो ब्रिटेन की महिलाएं हैं वे बहुत सारे उद्योगों में काम कर रही थी, जब वहां पर स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई ना तो उनका काम छूट गया और वे बेरोजगार हो गए। इस मशीन को 1-2 आदमी ही आसानी से चला सकता था और बहुत सारे धागा बना लेता था, इसलिए उद्योगपतियों ने सारे महिलाओं और मजदूरों को एक एक करके निकालने लगा। बात समझ में आया। ये जो मशीन है इसको 1 या 2 आदमी ही इसको ऑपरेट कर पाता था, चला पाता था। तो और मतलब और अधिक आदमी हम लोग क्यों रखें, जब 2 आदमी से मेरा काम बन जाएगा तो और अधिक आदमी नहीं रखेंगे। तो वहां से क्या हुआ, जो भी उद्योगपति था उन लोगों ने क्या किया, एक एक करके सारे महिलाएं और मजदूरों को निकालने लगा, ठीक है। इसी कारण से ब्रिटेन के महिलाओं और मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, जिसमें उनके परिवार वालों ने भी उनका सहयोग किया। और इसीलिए क्या किया, जो भी ब्रिटेन के महिला थे, मजदूर थे, उन लोगों ने इस मशीन का विरोध किया और इस विरोध में उनके जो परिवार थे, उनके जो फैमिली थे, उन लोगों ने भी उन लोगों का हेल्प किया, उन लोगों का साथ दिया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर, कि निम्नलिखित राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। ठीक है, ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 अंक का क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों क्या बोला कि राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। निम्नलिखित कारणों से राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। तो निम्नलिखित कारणों से राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्र के सवाल पर बटे हुए थे। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको चुनाव क्षेत्र मिल जाए या फिर निर्वाचन क्षेत्र मिल जाए तो इससे घबराने की बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। पहला पॉइंट देखिए क्या है कि राजनीतिक नेता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। जो राजनीतिक नेता है भारत के विभिन्न समाजों, विभिन्न वर्गों के समुदायों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों का नेतृत्व करते थे, ठीक उसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिमों का नेतृत्व करते थे। ये नेतागण क्या करते हैं कि विशेष राजनीतिक अधिकार और पृथक चुनाव क्षेत्र मांगकर अपने समुदाय के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। बात समझ में आया कि ये जो नेतागण है ये लोग क्या चाहते हैं कि हमें कुछ विशेष अधिकार मिल जाए, हम लोग क्या करेंगे, एक पृथक चुनाव मतलब एक अलग चुनाव क्षेत्र मतलब मांगेंगे सरकार से। अगर मिल जाता है तो क्या होगा कि जो उनका जो समुदाय होगा उनका जीवन स्तर क्या होगा, बहुत ही ऊंचा उठ जाएगा, मतलब उन लोग क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, विशेषकर गांधी जी का मानना था कि पृथक चुनाव क्षेत्र भारत की एकता और अखंडता पर प्रभाव डालेगा, इससे गृहयुद्ध भी हो सकता है। लेकिन गांधी जी क्या सोचते थे कि अगर इस प्रकार से अगर किया जाए कि अगर एक पृथक चुनाव क्षेत्र दिया जाए तो इससे क्या होगा, भारत की जो एकता है और अखंडता है इस पर प्रभाव पड़ेगा और इससे गृहयुद्ध भी हो सकता है। इसलिए क्या थे कि गांधी जी जो थे ना, गांधी जी इस मांग के विरुद्ध थे। गांधी जी क्या थे, इस मांग के विरुद्ध थे और एक समय इसके लिए आमरण अनशन पर भी बैठे थे। और गांधी जी एक टाइम क्या हुआ था कि इसके लिए आमरण अनशन पर भी बैठे थे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसके आंसर को लिखा हुआ है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दें और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर और देख के लिखा हुआ है, और देख के लिखा हुआ है क्या कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो रहेगा वहां पर मैं इसके आंसर को दूंगा, क्योंकि इसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। और ये जो आप आई बटन देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आई बटन है यहाँ पर मैं ही आपको लिंक दे दे रहा हूं। आप यहाँ से भी जाकर इसके जर्मन के एकीकरण का जो प्रक्रिया है इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है सर, ये हमारा मतलब मानचित्र का क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप खुद से इसको घर में ट्राई कीजिए। ऐसे में मानचित्र का वर्क जो भी होगा उसको मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, यानी जो भी होगा मतलब ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।